बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, पिछले 10 महीने से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद से अपनी हुकूमत के खात्मे के लिए इससे लेकर आज तक अवाम को ये बताते रहे कि ये ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ था जिसमें अमरीका शामिल था। अमेरिका की तरफ से साजिश की गई, फिर डोनाल्ड ब्लू का नाम भी आया, फिर उसके बाद साथ साथ एडिशन होता चला गया और वो ये कि यहाँ पर जो न्यूट्रल्स थे, जो सहूलतकार थे उनके, वो उस साजिश का हिस्सा बने और उन्होंने ये हुकूमत जो है वो लाकर कर पाकिस्तानियों के सर पे बिठा दी, जिसको वो इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड सरकार कहते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने एक अमरीकी चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें एक तो ऑब्वियसली अमरीका के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि जैसे जैसे उनके सामने मजीद चीजें आ रही हैं, मजीद शवाहिद आ रहे हैं, उससे उनको ये पता चला है कि अमरीका नहीं था इस सब के पीछे जिसने खान साहब को निकालने का कहा, बल्कि ये उनको पता चला है कि बाजवा साहब ने किसी तरीके से अमरीकियों को इस चीज पर कन्विंस कर लिया था कि खान साहब जो है वो एंटी अमेरिकन है। ये जो साजिश जिसका जिक्र हम सुनते थे कि ये वहां से आई, फिर यहाँ के सहूलतकार थे, तो आज खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये साजिश ये इंपोर्ट नहीं हुई बल्कि यहां से बाहर गई, एक्सपोर्ट हुई। तो फिर ये लोग कैसे आए, यानी ये इंपोर्टेड नहीं है, ये जो हुकूमत आई है वो इंपोर्टेड नहीं है। आज खान साहब ने अब इसको एक और यू टर्न कहिए या कुछ और नाम देना चाहें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नाराज हो जाते हैं जब यू टर्न का आप बात करते हैं, लेकिन आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आज खान साहब ने जो कहा है वो क्या कहने की कोशिश की है। बहरहाल एक तरफ ये मामलात हैं, दूसरी तरफ जो इलेक्शंस का मामला है वो भी वहीं का वहीं है। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस हवाले से मीटिंग नहीं हुई लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के आने के बाद, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस नहीं कराना चाहता इस हुकूमत की माँ पर, पीडीएम की माँ पर। तो आगे का रास्ता क्या है? आज खान साहब ने अपने वीडियो लिंक के जरिए जो कौम से खिताब किया है उसमें ब्यूरोक्रेसी को, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को ये कहा है कि 90 दिन का वक्त है, 90 दिन के बाद इस हुकूमत की जो केयर टेकर सेटअप है उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती है, और 90 रोज के बाद ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये पाकिस्तान की हुकूमत के अहकामात ना माने, अगर उनको कोई हुक्म दिया जाए तो वो उससे इनकार कर दें। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, और इससे पहले कि मैं मेहमानों का तारुफ करवाऊं, जो अभी हमने पूरी ये रिजीम चेंज किया, खान साहब का नैरेटिव जो 10 महीने में मुसलसल चेंज होता रहा और आज यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि आज खान साहब ने ये बात की है कि यहां से ये साजिश का जो पूरा जाल बुना गया ये बाहर भेजा गया, फिर बाहर से वो शायद वापस आया। इस किस्म का एक नैरेटिव उन्होंने बनाने की कोशिश की है, लेकिन चंद रोज पहले तक ही खान साहब का एक और शॉट जो हमारे पास मौजूद है वो भी सुना दीजिए, जिसमें वो ये कहते थे कि मैं मानता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट चले इस साजिश में शामिल नहीं होगी, लेकिन वो रोक तो सकते थे। सुनाइएगा। बाद ये हमारे ऊपर फिर मुसलत हो गए। चले मानते हो कि एस्टैब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना, जानते तो थे इनका माजी, क्या इनका माजी नहीं? शाह फरमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर गवर्नर हैं KPK के, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वफाकी वजीर तालीम हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शाह फरमान साहब, पहले तो ये समझा दीजिए, अमेरिका के हवाले से जो नैरेटिव आज चेंज हुआ है, आप इसको जो भी नाम देना चाहें, ये साजिश यहाँ से बाहर गई यानी एक्सपोर्ट हुई बकौल खान साहब, वो इंपोर्ट नहीं हुई थी। तो अमेरिका ने अगर वहां से कोई साजिश नहीं की जो आज खान साहब कह रहे हैं, तो फिर तो यानी ये हुकूमत जो है वो इंपोर्टेड सरकार ना हुई ना, जो 10 महीनों से आपने इसका नाम रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, इसके साथ एक और चीज़ भी आप जोड़ दें कि जहाँ तक मैंने ये इंटरव्यू सुने, बहुत कम देखा, सुना, आज मौका मिला, लेकिन उसमें ये चीज़ आप शामिल कर दें कि खान साहब ने ये भी कहा कि साइफर एक रियलिटी है। जो डोनाल्ड लू ने कहा है वो एक मीटिंग में कहा है, फॉर्मल मीटिंग में कहा है, और उसको मिनट्स में, तो इसके साथ एक और चीज भी आप ऐड कर दें, वो ये है कहना कि इमरान खान एंटी अमेरिकन है। हमेशा खान साहब ने ये कहा है कि हम दोस्ती चाहते हैं,
लेकिन हम आप जो बातें कर रहे हैं, कहने का मकसद ये है, ये आप सही कह रहे हैं, उन्होंने साइफर का जिक्र किया। मैं जो बात कर रही हूँ, साइफर एक हकीकत है, ये बात उन्होंने की है, आज दोबारा उन्होंने दोहराया है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी अपनी एनएसए की मीटिंग्स में ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। बट अभी वो कह रहे हैं कि जी साजिश एक्सपोर्ट हुई, यानी बाजवा साहब ने ये साजिश एक्सपोर्ट कर दी अमेरिका को। अमेरिका जो आज बकौल दोबारा उनके इंटरव्यूज़ में अल्फाज से सुपर पावर है, वो इतने नाइव हैं कि उन्होंने बाजवा साहब की बात कि बाजवा ने जाके कहा कि इमरान तो एंटी अमेरिकन है, अमेरिका ने मान ली, अमेरिका ने डोनाल्ड लू को कहा ये लिख दो, वो साइफर में आ गया हमारे पास। ये क्या है? देखिए ये एक चीज, ये वक्त के साथ चीजें जब डिस्क्लोज होती जाती हैं, बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं, तो हमने आप इस तरह नहीं कर सकते कि एक बंदे ने अगर स्टेटमेंट दिए तो उसके बाद से कोई चीजें डिस्क्लोज नहीं हुई, इल्म में नहीं आई। तो ये सारी चीजें देखिए, अगर आप इसके सीक्वेंस देख लेना, अब बात यह है कि खान साहब ने यह भी कहा है कि हम सब ने मिल के, और सारा एक कलेक्टिव डिसीजन है, था रशिया जाना, वो रूस गए, और वही जो खान साहब ने उधर इंटेंशन शो किए थे कि हमें सस्ती चीजें मिले, पर्टिकुलरली सस्ती हमें तेल मिले, मौजूदा हुकूमत भी उसी राह पर गामजन है, उसको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल ठीक है शाह फरमान साहब, लेकिन ऑब्वियसली माजरत के साथ जो बयान जितनी तेजी से तब्दील हुए हैं, मुझे लग रहा है आपके पास भी इस चीज का जवाब नहीं है। आप भले आदमी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खान साहब करते आ रहे हैं, बट एस्टैब्लिशमेंट को कल तक वो कहते हैं साजिश का हिस्सा नहीं थी, आज वो कहते हैं उन्होंने एक्सपोर्ट कर दी। मुझे क्राफ्ट करने देना, मैंने सारे डॉट्स जोड़ दिए, आप मुझे जरा एक मिनट दे दे। वो ये है कि इसके साथ आप ये सारी चीजें, आप जो खान साहब ने कहा है उसकी सारी ये चीजें कि जनाब उसका रशिया का दौरा, वो सारे मिल के फैसला करना, और फिर ये कि ये खान साहब के अकेले का फैसला था कि ये बात कहना कि ये साबित करना कि मैं एंटी अमेरिकन हूं, ये सारी बातें जब आप एक सीक्वेंस में लाते हैं, तो जब आप किसी से कह देते हैं, देखिए अगर आप किसी से कह देते हैं कि ये आपके खिलाफ है, आप किसी को कन्विंस कर जाते हैं कि ये आपके खिलाफ है, तो ये खान साहब का, ये सारे खान साहब का जो मकसद है, शॉर्टली अगेन मैं बात कर रही हूँ, मेरे अल्फाज नहीं, खान साहब के भी आज के अल्फाज हैं कि सुपर पावर है, वो इतने, मतलब मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूँ, नाइव हैं, उनको वो बेवकूफ हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि जी बाजवा साहब ने उनको इतना कन्विंस कर दिया कि ये खान तो ना एंटी अमेरिकन है, ना उनके देखिए अमेरिकन, देखिए नहीं राणा साहब, मुझे अमेरिकन नाइव्स है या नहीं, देखो अमेरिकन नाइव्स है या नहीं, लेकिन ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। राणा साहब वो कहते हैं ये इमरान खान के खिलाफ लॉबिंग के लिए। मुझे ये बताइए, ठीक है, आपका नुक्ता आ गया। अब राणा साहब, अब ये करना क्या है, ये अमेरिका का, ये खान साहब के बयान के बाद आप भी हंस रहे, आपकी हुकूमत को पहले इंपोर्टेड थी, लेकिन अब पता चला कि साजिश एक्सपोर्ट हुई थी। मेरा ख्याल है साहब, इनको शाह फरमान शरीफ आदमी जैसा साहब ने कहा, अगर बात नहीं बन रही, चले उनको मेरा पूरा टाइम दे दे के बात करें। उन्होंने कहा मैं डॉट्स कनेक्ट कहने का मकसद है कि खान साहब ने एक आज नहीं, ये हर दिन में हर टाइम पे उन्होंने ये बातें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बात करते हैं। वो यू टर्न लेते हैं, यू टर्न भी नहीं, चांस लेते हैं, यू टर्न दौर होता है, चांस लेते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं। मैं आज अपने हल्के में गया हुआ था जी, तो मैंने एक बंदे से कहा कि यार आप सुनाए क्या हाल है, ठीक है, इमरान खान क्या सुनाए क्या हाल है। उसने अल्फर मैं कह रहा हूँ, उसने कहा कि छोड़े उसकी क्या बात करनी है। जो बंदे को पता ही नहीं चलता कि मैं सुबह बात क्या कर रहा हूँ, दोपहर क्या कर रहा हूँ, शाम क्या कर रहा हूँ, हर वक्त बयान बदलते हैं। और यही बात है कि आप लॉन्ग मार्च में लॉन्ग मार्च उनका आगे जो बढ़ रहा था, हर रोज एक नया, वो कहते हैं ये मैं लॉन्ग मार्च का मकसद मेरा ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं लॉन्ग मार्च इसलिए कर रहा हूँ कि अरशद शरीफ के लिए मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो महंगाई के लिए कर रहा हूँ। तीसरे दिन, चौथे दिन उन्होंने कुछ
मैं समझता हूँ कि वो अपना बैलेंस जो है वो लूज कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन शाह फरमान साहब ने एक दलील पेश करने की कोशिश की, एक जवाब उन्होंने रखा, और ये जिस तरीके से खान साहब कह रहे हैं कि ये चीज़ों उनको डे वन पे नहीं पता थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो कह रहे हैं जैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, नया नया एविडेंस उनके सामने आ रहा है, तो उससे पता चला कि नहीं, ये तो सारा मतलब जनरल बाजवा का किया धरा था, अमेरिका तो था ही नहीं कहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि अमेरिका नहीं था, लेकिन इन्होंने आज तक यही रट लगाई कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। इन्होंने ये बयानिया बना लिया और लोगों को पावर कराने की कोशिश की, जो लोगों को पता था ये यार ये क्या बात कर रहे हैं। अमेरिका ने हकीकत तो ये है कि एक हमारा आइन है, आइन में लिखा हुआ है कि कोई प्राइम मिनिस्टर भी अगर अपनी मेजोरिटी लूज कर जाता है नेशनल असेंबली में तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। अगर वो बजट नहीं पास करा सकता तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। ठीक है, ये बड़ी वाज़ह चीजें लिखी हुई है। तो ये उसके खिलाफ 176 जो एक मिनिमम नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर है जो उसके लिए प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, वो उसके पास नहीं था। वो उसके लाइव उसको छोड़ गया। उसकी रीजन कि वो हम जो कहते थे, बार बार हम कहते थे, हमारे सारे सीनियर लोग कहते थे जब ये बैसाखियां हट जाएंगी तो ये खत्म, घर चले जाएंगे, 1 मिनट में चले जाएंगे। और बैसाखियां हट गई इसलिए कि इनके अपने मामला उनके थे, वो ले आए। एक बंदे को उन्होंने कहा हमारी बिल्ली हमें यूं, हम हट गए, हम ए पॉलिटिकल हो गए, और ए पॉलिटिकल का ये नतीजा निकला। तो मैं समझता हूँ ये बातें छोड़े। आप जिनको कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मेरी साजिया मुकम्मल कर लीजिए जी। अभी ये कहते हैं जी वो लॉबी कर रहे हैं जी। भाई लॉबीज तो आपने मुकर्रर वहाँ पे बहुत सारे पैसे देंगे। आपको पता पीछे एक आया था कि फलां फॉर्म को, जिसमें नाम भी लिखे हुए थे कि ये लोग हैं, उनको इतने पैसों पे इन्होंने हायर किया हुआ है कि मेरी अमेरिका के में लॉबी करें। ये लॉबी करना, लॉबी कराना, लॉबी पॉलिटिकल अपना स्टांस या जो फलाना, वो एक अलग बात है। लेकिन बात ये है कि अगर आप, बेहतर है कि आप आगे बढ़े, 4-5 महीने रह गए हैं, एक जनरल इलेक्शन आ जाएगा और उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस हमारी वो क्रिटिसाइज करें कि ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनको तो ये है ना, उनकी तरफ से तो ये उनको यकीन हो चुका है कि जो हालात चल रहे हैं तो आप लोग इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो बकौल खान साहब के आपके ईमा पर इलेक्शन की डेट कोई अनाउंस नहीं कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का भी डिसीजन आ गया है, लेकिन मीटिंग्स नहीं हो रही हैं। लेकिन शाह फरमान साहब एक बात बताइए कि ये इलेक्शंस के मामले में ऑब्वियसली अगर ये जिस तरह राना साहब कह रहे हैं, जो भी हल्के की सियासत करते हैं वो उनको पता है कि हमने वापस अवाम में ही जाना है, तो आपको अभी क्यों शक है? ज़िमनी इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी ने बार बार कह दिया, पीडीएम की जमातों ने हालांकि उनको मनाने की भी कोशिश की, उन्होंने बरमला कहा कि नहीं हम तो जाएंगे, ज़िमनी इलेक्शन हो, सूबों में इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो। सो अभी भी आपको डाउट्स हैं कि नहीं हो रहे जनरल इलेक्शन टाइम पे? देखिए, एक तो आईन बहुत क्लियर है, जो 2 सूबाई इलेक्शंस हैं उसके बारे में जो आईन कहता है और जो इलेक्शन कमीशन ने भी गवर्नर्स को खत लिखे। अब अगर इख्तियार या जिम्मेदारी गवर्नर की ये है कि वो डेट बताए और वो मशवरा देने लगे, जो कि एक गैर आईनी अमल है, और फिर जनाब इनके पीडीएम के हेड से सवाल किया जाता है इलेक्शंस के बारे में, सवाल सहाफ़ी का पूरा नहीं होता और वो बरमला कहते नहीं होंगे। अभी उसको पता भी नहीं है कि सहाफ़ी का सवाल क्या है। अगर वो इतने एडमेंट हैं और अगर वो इतने क्लियर है कि ये इलेक्शन नहीं होंगे, तो इस तरह गैर आईनी अमल से तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि इनकी नीयत के ऊपर शक है। नीयत के ऊपर इसलिए शक है। अच्छा, दूसरी बात, हालात खराब हैं। अच्छा, मार्च में बाई इलेक्शंस हैं तो हालात ठीक है, अप्रैल में 2 सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन हो रहे हैं तो हालात खराब हैं। अब उसकी वजह क्या है? ये क्यों डरते हैं? ये इसलिए डरते हैं कि इसमें अगर ये अर्ली इलेक्शन है, बाई इलेक्शन नहीं है सूबाई असेंबलियों की, तो अगर केपी के अंदर गवर्नमेंट बन जाती है और पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बन जाती है पीटीआई की, तो जो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होंगे तो रिजल्ट पहले से क्लियर हो जाते हैं। तो उनको ये डर है, तो ये आईन को के लिए फॉलो करने को तैयार नहीं है। जो उन्होंने बात की, अच्छा, बट इसमें एक चीज ये भी है ना,
तो ठीक कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है। मुझे बताएं शाह फरमान साहब, आपको याद है कि यहाँ इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कोर्ट ने कहा था कि कल इलेक्शन कमीशन करवाए, इलेक्शन कमीशन नहीं करवाए। उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है हमारे लिए, तो एक शहर में नहीं करवाए अदालत के हुक्म के बावजूद। तो लाहौर हाई कोर्ट का अगर डिसीजन आ भी गया है तो इलेक्शन कमीशन वहां पे भी तो ये बात कर सकता है ना, उनके पास इख्तियार है, वो जाके कह देंगे कि हम नहीं करा सकते, अभी हमारे हालात नहीं है, या जो भी उनके एक्सक्यूजेस हैं। देखिए आईन तो इसके बारे में क्लियर है। मैं हैरान हूं कि 27 किलोमीटर की ये हुकूमत इतनी पावरफुल क्यों है कि इनको ना आईन की फिक्र है, इनको कानून की फिक्र नहीं है। अब इनसे आप ये, अब यहां तक कि आपके कमेंट्स ये हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से इन्होंने इनकार किया, तो लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर भी के फैसले के ऊपर भी ये इनकार कर सकते हैं। ये चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। अदालत का फैसला था, एक शहर में नहीं हुआ, पूरे सूबे में कैसे कराएंगे? देख मेरी बात सुने ना, ये तो सब कुछ कर सकते हैं। ये चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर सकते हैं। ये अदलिया के ऊपर कुलम कुला एतराज कर सकते हैं। ये कोई ऐसा गैर कानूनी काम मुझे बताओ कि इन्होंने नहीं किया, ये नहीं कर सकते। हम तो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी हुकूमतें थी, हमने डिसॉल्व की, आइन के मुताबिक इलेक्शन कराओ। अगर ये जिस तरह राना साहब ने कहा कि उसके हल्के में किसी बंदे ने कहा कि उस बंदे का क्या करना, अगर यही ओपिनियन है तो आप इलेक्शन से क्यों भागते हो, आप इलेक्शन से क्यों डरते हो? तो करा ले फौरन। पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। मैं हैरान हूं इसके ऊपर। तो देखे इनके अपने लोग ये कहते हैं कि देखो ये न्यूक्लियर स्टेट है। सादिया मुझे ये बात करने दे, ये न्यूक्लियर मुस्लिम स्टेट है और हमारे बहुत ज्यादा दुश्मन हैं, और जितने हमारे दुश्मन हैं जिनको हमारे मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट काबिल कबूल नहीं है ये स्टेटस, हमारी एक इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी है, दुनिया के अंदर हमारा एक रोल हो सकता है, तो हमारे दुश्मन हमें स्क्वीज कर रहे हैं इकोनॉमिकली। क्योंकि न्यू कॉलोनियलिज्म की डिफिनीशन ये है, इफ यू आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट यू कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकली। अब जो लोग इस मुल्क से पैसा बाहर ले जा रहे हैं, वो लोग जो मुल्क की इकोनॉमी को नीचे ला रहे हैं, वो दुश्मनों की मदद कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इस तरह के मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट, बिल्कुल ठीक है। मुझे जरा ईगो, एरोगेंस और ठीक है, ऑब्वियसली इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दूर की बात है, यही हालात रहे। राना साहब, मुझे ये वाली बात जो इलेक्शंस की है, आपको क्या लगता है लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद आज भी जिस तरीके से पूरी पीटीआई नाराजगी का इजहार, गुस्से का इजहार कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने कोई मीटिंग नहीं की है, अदालत के फैसले के खिलाफ वो जा रहे हैं, तारीख नहीं दे रहे हैं, और इसी वजह से शायद खान साहब ने आज ये भी कह दिया कि 90 रोज के बाद अगर ये हुकूमतें कंटिन्यू करती हैं तो वो गैर आईनी इक़दाम होगा, और ब्यूरोक्रेसी को कहा है कि आप फिर इन हुकूमतों का हुक्म कोई भी ना माने अगर 90 रोज पूरे हो जाते हैं। शारिया, मैं अब क्या कहूँ, अभी शाह फरमान साहब जो हैं, मुझे तो कोई समझ नहीं कहाँ से शुरू है, कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ चले गए। वो तो इस तरह खान साहब के सारे ये उसी माइंड सेट में है या उसी को फॉलोअर है, वो भी कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ चले जाते हैं। अब 2014 में आपको पता है उन्होंने यही हरकत की थी कि मैं कहता हूँ बिजली के बिल मत दो, मैं सिविल डिसोबीडियंस, बिल्कुल सिविल नाफरमानी की जो इन्होंने बात की, और सीधी थी, और उस वक्त भी इसको जाने दिया, जो भी खूब कोई एक्शन देने दिया, नहीं लिया गया। तो कहने का मकसद है कि ऐसी बातें ना किया करें। बात सिंपल है कि एक इलेक्शन होने हैं, वो एक सिलसिला चल रहा है, अगर वो जब भी इलेक्शन आएंगे हम तैयार हैं। हमने कब कहा कि हमने नहीं, हम तो ऑनेस्टली कहते हैं इलेक्शन हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब ये हम बात करते हैं कि इन्होंने असम्बलियां तोड़ दी 4 महीने पहले, जो टाइम था उसका 4-5 महीने पहले, मुझे बताएं ये कौन सा लॉजिक है, कौन सा इसके पीछे एक आप कह रहे हैं पॉलिटिकल विजडम है कि आप 4 महीने रह गए हैं अगर जनरल इलेक्शन को, तो आप चलने में आप खुद भी खार हुए हैं। पहले आपको कवर था केपीके की गवर्नमेंट का, आपको हेलीकॉप्टर मिला हुआ था, आप याशियां कर रहे थे, इधर से जो पंजाब था, आप इधर 600 बंदा 1000 की पुलिस खड़ी थी जमान पार के बाहर आपके घर,
आप तो शहनशाह पैदा हुए हैं तो शहनशाह ही कर रहे थे। आपको थोड़ी सी तकलीफ आती है तो आपका मेंटल बैलेंस लूज कर जाते हैं आप। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये मत करें। अगर इन्होंने एक काम कर दिया है अच्छा तो लॉजिक हम ये देते हैं, ठीक है यार हम क्या आप लोग भाग रहे हैं? बट खान साहब ये मेरी बात सुन लें, मुकम्मल कीजिए, मैं फिर जी फरमाइए। मुकम्मल एक सेंटेंस मुझे करने दें कि हमारा ये है कि हम तैयार हैं, लेकिन बेहतर है कि ये इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं और 4 महीने रह गए हैं, अब इलेक्शन हो जाएंगे ताकि एक ही दफा बोझ पड़े सब मुल्क पे, या एक ही दफा जो होना है सिलसिला ये आपको पता इलेक्शन होते हैं। बट ये भी तो खबरें हैं कि अक्टूबर के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि शायद जनरल इंतखाबात भी टाइम पे ना हो। वो ये भी बात करते हैं ना कि ये अक्टूबर में भी नहीं करवाना चाहते इलेक्शन। ये तो इनका नैरेटिव है, ये बात नहीं है। एक है उससे के आगे क्या किसी ने जाना है और वो इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन मुझे बताएं चले वो उन्होंने कह दिया मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। अगर उन्होंने कह दिया कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ये हमारे मामलात हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने भी कहा है मामला नहीं दे सकते। आपने पढ़ा ना, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हम मामला नहीं दे सकते जी। वो भी कहेंगे इनके साथ मिलके लाहौर हाई कोर्ट जो रोजाना इनके हक में फैसले कर रहे हैं। ठीक है, शाह फरमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं अभी इस बात पे। हुई है इनके फैसले देखो राणा साहब से मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा ये ठीक है, तो आपको लगता है कि इनके हक में ज्यादा फैसले आ रहे हैं? फरमाइए शाह फरमान साहब। नहीं, राणा साहब में हमने आईन को फॉलो करना है। हमने सूबाई असम्बलियां तहलील की, ये हमारा आईनी हक, ये हमारा आईनी हक है और हमने कोई आईन की वायलेशन नहीं की। अब अगर आप चाहते हैं कि हम सूबाई असम्बलीज के इलेक्शन 4 महीने लेट करें तो ये गैर आईनी है, और अगर आप 4 महीने नेशनल असेंबली के इलेक्शन आगे करें तो ये परफेक्टली आईनी है। आईन की वायलेशन उसमें नहीं है कि आप 4 महीने इलेक्शन अर्ली करें, लेकिन अगर आप सूबाई असेंबली के इलेक्शन को लेट करेंगे 3 महीने के बाद से तो ये गैर आईनी है। तो राणा साहब आईन को सामने रख के बात करें ना। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि हमने डिसॉल्व किए, ये हमारा आईनी हक था, हमारी पॉपुलैरिटी है, हम अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, ये आईन हमें इजाजत देता है। और अगर आप चाहते हैं कि इकट्ठे हो तो 100 बिस्मिल्लाह, हम यही चाहते। दूसरी बात, इलेक्शन अर्ली क्यों हो? वो इसीलिए कि हम सब समझते हैं, सारे इकोनॉमिस्ट, सारे पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर एग्री है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आएगी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अब सादिया मुझे ये बताएं कि आईएमएफ को इतनी तकलीफ हो रही है, वो कह रहे हैं कि जनाब सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लो, जो हुकूमत में नहीं है उनसे भी आप एंडोर्समेंट ले लो। अच्छा। इसका क्या मतलब है? आज ये पीडीएम अगर इलेक्शन जीत जाए, आज 5 साल के लिए मेरिट के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आ जाए, सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, तो 2 बातें हुई। एक ये कि आईनी तौर पर सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन होने चाहिए। हम आईन अगर डिले करेंगे तो आईन की वायलेशन है, और अगर नेशनल असेंबली के इलेक्शन आप 4 महीने अर्ली कर ले तो ये आईन की वायलेशन नहीं है। ये हमें चाहते हैं कि आप गैर आईनी काम करके डिले करें। एक आप कह रहे हैं कि भाई नेशनल असेंबली में आप डिले की अगर बात करते हैं तो वो आपके नजदीक आईनी हो गया, और अगर हम अर्ली इलेक्शन चाह रहे हैं आईनी तौर पर असम्बलियां तहलील करके तो वो आपके नजदीक गैर आईनी कैसे? मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, हम डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अभी ऑब्वियसली इलेक्शंस के हवाले से हम बात कर रहे थे। खान साहब बार बार कह रहे हैं पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हुकूमत इलेक्शंस नहीं करवाना चाहती, ये डिले चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इलेक्शंस में चले गए तो इनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इनको वोट नहीं पड़ेंगे, और ये नहीं चाहते कि हम इक़्तिदार में आए। आज उसका एक और रीज़न ऑब्वियसली राना साहब, खान साहब ने ये बताया है
कि बाजवा साहब के बड़े करीबी ताल्लुकात थे शहबाज शरीफ के साथ। एक एनआरओ दिया मुशर्रफ ने आपको और दूसरा एनआरओ दिया आपको जनरल बाजवा ने, और वो ये कहते हैं कि अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो ये इनको डर ये है, खदशा ये है कि इनका एनआरओ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इन्होंने जितने केसेस ख़त्म किए हैं वो बहाल हो जाएंगे और ये जेलों में होंगे। सादिया मेरी बात समझ, ये इक़्तिदार में तो 4 साल रहे हैं और इन्होंने जितनी कोशिश करनी थी, जितनी विक्टिमाइज करनी थी, जितना उन्होंने इंजीनियरिंग करनी थी पॉलिटिकल, वो कर ली। और जिस तरह इन्होंने हमारे सारे पीएमएलएन को जेलों में डाला और दीवार में चुन दिया, 2-2 साल तक जेल में लोग रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, वो जो बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट थे। तो ये सारी चीजें आपके सामने है। अब ये कहते हैं मैं दोबारा इक़्तिदार में आ गया, मैं ये कर दूं। 4 साल ये चाक मारते रहे हैं, 4 साल ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, 4 साल इन्होंने क्या नैब को इस्तेमाल नहीं किया, 4 साल इन्होंने एंटी करप्शन यहाँ की जो पंजाब की है वो उसको इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने FIA को इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने कैबिनेट में ना कहा कि उसके खिलाफ आर्टिकल 6 बनाए किसी तरीके से। तो मेमन का आपने सुना है ना, जो FIA के DG थे, उसका इंटरव्यू जी, इन्होंने खून को बुला के कहा कि कुछ करे ख्वाजा आसफ के खिलाफ। इन्होंने कैबिनेट में कहा कि मेरे उसके खिलाफ बनाए आर्टिकल 6 लगाए। इन्होंने कौन कौन सी बातें नहीं की, इन्होंने कौन कौन सा एक किस्म की खत्म करने वाली एक किस्म की इंतकामी कार्रवाई की हद से गुजर गए। क्या इन्होंने हीरोइन नहीं डाली 1 किलो राना सनाउल्लाह पे? वो तो हम मानते ही नहीं है, वो कहते हैं ये सब तो नैब में केसेस हर चीज है वो तो बाजवा साहब करा रहे थे। नहीं, ये तो बड़े मासूम है, ना इनको पता है कि पीर रुन्नी क्या करती थी, ना इनको पता है फराह गोगी क्या करती थी, ना इनको पता है कि मेडिसिन में उसने क्यानी ने क्या किया था, ना इसको पता है कि उसके पेट्रोलियम में इसके वो बंदे ने क्या किया था, ना इसको पता है कि चीनी में क्या हुआ था, ना इनको पता है कि कोरोना के 1200 अरब रुपया में क्या हुआ था। इनको तो कुछ पता ही नहीं कि हुआ क्या है सारा कुछ। ये तो मैं तो हैरान हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर थे और इनको पता ही नहीं कि क्या हुआ है, कि इनको ये पता नहीं कि वो किसी महकमे में क्या हुआ है, इनको ये नहीं पता कि बुज़दार क्या करता रहा। अच्छा, इनको अब ये नहीं पता कि ये परवेज लाई क्या करता रहेगा। ठीक है, बट राना साहब देखिए ये बात भी माने, ऑब्वियसली आप हल्के के अवाम से मिलते भी हैं कि अवाम की जो मुश्किलात है वो बढ़ती जा रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ इस इकोनॉमी के साथ ये तासुर जोर पकड़ रहा है कि इलेक्शंस में आपके परफॉर्मेंस की वजह से नहीं जाते। मेरी घड़ी मैंने बेची जी, उनको तो पता ही नहीं है कि कोई वैल्यूज होती है या क्या होता है, वो तो किसी और दुनिया में होते हैं। उनको पता ही नहीं कि मैंने फलां काम किया तो उसके पीछे कोई शरी मसला था या शरी मसला नहीं था। वो तो इतने बेचारे मासूम और बोले हैं कि उनको तो किसी चीज का नहीं पता। यही तो मैं समझता बहुत ही मासूम आदमी। अच्छा, लेकिन मैं जवाब देता हूं दोबारा। ठीक है, लेकिन मैं इस पे आती हूँ, लेकिन मेरा सवाल वही था। मैं मेरे ख्याल से अगले टर्न में जवाब लेने की कोशिश करूंगी कि इस मुश्किल हालात में, इस इकोनॉमी के साथ अवाम में ये तासुर, जो मर्जी आप कह रहे हैं, खान साहब जो मार्केटिंग जिस अंदाज में अपने नैरेटिव की करते हैं, ये तासुर ऑब्वियसली बढ़ रहा है और हकीकत भी है कि महंगाई है, अवाम जो है पिसती चली जा रही है कि इलेक्शंस नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। ये तो बहुत ही बुरे हालात हो रहे हैं। मैं शाह फरमान साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए जो मैं राना साहब से पूछने की कोशिश कर रही थी। राना साहब ने ये दुरुस्त कहा कि उस वक्त भी ऑब्वियसली गिरफ्तारियां थी, मुकदमे थे, कोई भी एक ऐसा केस बता दें जो मंतकी अंजाम तक पहुंचा हो, जिसके अंदर वाकई सजाएं हुई भी हों, आपके लोग, आपके वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे पलंदों के साथ, सबूतों के साथ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज खान साहब वो सब कुछ एक बाजवा साहब पे कैसे डाल सकते हैं? आज भी उन्होंने कहा कि वो, नाम लिए बगैर कहा कि वो जो है वो सुपर किंग था, सब कुछ वो करता था, तो फिर खान साहब काहे के वजीर आजम थे? देखिए, एक तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और सादिया बीबी जरा ये जवाब मेरा तहम्मुल से सुन ले। सबसे पहले तो ये जो इनके ऊपर केसेस हैं, ये केसेस पीटीआई के बनाए हुए नहीं हैं, ये पीपल पार्टी के दौर के बने हुए केसेस। तो जब बीच में इनकी एक आध दफा 2 दफा हुकूमत आई तो इनको ये केसेस उसी तरह हल कर देने चाहिए थे।
मेरा जो असल जवाब है वो ये है कि जब आपकी हुकूमत हो और आपके ऊपर गलत केस हो तो आप फ्री एंड फेयर ट्रायल करा के आप अदालत में उस बात को गलत साबित कर सकते हैं। आपके 2013 से 2018 तक हुकूमत थी, आज भी आपकी हुकूमत है। मेरे इनसे ये सवाल है कि वो क्या बात थी कि जिसके लिए आपको कानून चेंज करना पड़ा। एक तो आप कानून के मुताबिक जाके अदालत में एक चीज को गलत साबित करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप कानून ही चेंज कर दे। मैं इनको याद दिलाऊं कि जब रियासत पाकिस्तान का मसला था, एफएटीएफ में जो लेजिस्लेशन की जरूरत थी पाकिस्तान के लिए, जब ये लोग अपोजिशन में थे और इनसे कहा गया कि आप पाकिस्तान के लिए हमारे साथ मिलके ये लेजिस्लेशन जो एफएटीएफ की रिक्वायरमेंट है करें। पाकिस्तान के लिए एफएटीएफ के लिए जो लेजिस्लेशन करनी पड़ी उसके लिए भी इन्होंने ये शराइत लगाए कि नैब के ये 34 आर्टिकल खत्म कर दे। अब मेरा सवाल ये है कि वो क्या बात थी कि आपको कानून चेंज करना पड़ा। भाई आपकी हुकूमत है, केस गलत है, साबित कर दो ये गलत है। अब ये बताएं कि वो क्यों आपको ये जरूरत पड़ी कि 1 रुपए कम 50 करोड़ चोरी नहीं है। देखें मैं फॉर एग्जांपल आपको बात बताता हूं। ठीक है, एक घर में सादिया बीबी आप रहती हैं, चाहे मैफिया है या कहीं और है, आप रहती हैं। या तो वो घर आपका है, और अगर आपका नहीं है तो जिसका है उसके साथ आपने कोई डील की होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि आपने इतने किराए पे ये लिया है। सही। मैं यानी ये जिस घर में रहते हैं उस घर का बताते भी नहीं है कि ये किसका है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि राणा साहब मुझे ये बताएं कि अगर केसेस भी हमने नहीं बनाए, केसेस भी आप पहले थे, बीच में आपकी हुकूमत भी गुजरी, आपने उन केसेस को गलत भी साबित नहीं किया, और लेकिन शाह फरमान साहब सवाल ये पैदा होता है, आपकी बात सारी बिल्कुल ठीक, मैं मान लेती हूँ सारी बातें आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है चले ये आए, इनकी हुकूमत आई, इन्होंने अपने फायदे के लिए केसेस खत्म कर दिए, कानून में तब्दीली कर दी, बट मसला ये है केसेस आप लोगों ने बनाए भी नहीं, लेकिन आप लोगों के 4 साल दौरे हुकूमत में हमें आके शहजाद अकबर साहब, आपके वुज़रा इतनी फाइलें, इतने पलंदे दिखाते थे कि अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। आपके लोगों को पहले से पता होता था कि आने वाले दिनों में फलां शख्स की गिरफ्तारी होने वाली है। आप लोग 4 साल में साबित क्यों नहीं कर सके? ये लोग रिहाइयां और बरियतें और क्यों होती रही इनकी? आपके दौरे हुकूमत में भी तो कोई सजा ही नहीं हुई इनको, फिर कोई मंतकी अंजाम तक तो कोई केस नहीं पहुंचा। देखिए सादिया, मैं इसके ऊपर बहुत क्लियर हूं कि जब गरीब इस मुल्क के अंदर, जो गरीब के साथ जो हुआ है, ये निज़ाम अल्लाह ताला चलाता है। अगर मैंने चोरी की है और मेरी चोरी की वजह से 2 बच्चे भूखे सोए हैं, तो ये यकीन होना चाहिए हर बंदे का कि उसकी जान खलासी नहीं है। जो जुल्म हुआ इस मुल्क के अंदर, इसका तो बेशक कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं से कि जिन्होंने जुल्म किया है वो आपके सामने सारी बातें आ जाएगी। किसी की जान खलासी नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए, नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब हम कहां जाएं, किस तरह के कि जो लोग इस मुल्क में सिर्फ इक्तिदार के लिए आते हैं, जो लोग डेमोक्रेसी के नाम पर बादशाहत चलाते हैं, जो है सिर्फ मौरूसी सियासत नहीं, मौरूसी पार्टियां, जहां पर एक मुल्क में एक पार्टी एक इंडिविजुअल के नाम है कि जिसका कोई और हेड भी नहीं बन सकता। अब मैं कहता हूं ना, पीटीआई सादिया, अब इसमें तो कोई और, ये तो एक बंदे की प्रॉपर्टी बन गई। देखें, चलिए मैं इसका जवाब ले लेती हूँ राणा साहब से। मैं मुझे अनफॉर्चुनेटली शाह साहब एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक से वापस आके मैंने इसका जवाब भी लेना है राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले शाह फरमान साहब ने बात की कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं तो किसी एक खानदान का तासुर नहीं मिलता है। राना साहब PMLN उन्होंने कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो कहते हैं कि आपकी तो जमात ही बादशाहत और मरूसियत पे यकीन रखती है, ये ज़रा बताइएगा। और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मरियम साहिबा के आने के बाद भी, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, सरदार मेहताब अब्बासी हैं, वो भी आपकी जमात से नाला हैं, वो भी पार्टी छोड़ने की ओहदों से मुस्ताफ़ी होने की बातें कर रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। नहीं, मैं क्या बताऊँ, ये बादशाह क्या बादशाह है। लेकिन PMLN ने पाकिस्तान की जिस तरह खिदमत की है, जिस तरह अवामी हमारा तरीक़ेकार है, जमहूरी जद्दोजहद है हमारी, और इनकी दस्ती के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए जेलें काटी हैं, इसराइल में गए हैं, और ये प्रोसेस बड़ी तारीख है लंबी। चाहे वो मुशर्रफ वाला टाइम हो या गुलाम इसहाक़ की बात करें या दूसरे मामला देखें या अभी का दौर देखें जो 2017 के बाद शुरू हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं कि एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल जो है वो तारीख का एक हिस्सा है PMLN और नवाज शरीफ और उसकी पार्टी की। तो मैं नहीं समझता इसकी सभी बातें करनी चाहिए। बाकी मरूसी कभी कोई ऐसा बच्चा, प्रोफेशन में लोग जाते हैं जिसके पेरेंट्स होते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा बच्चा जिसमें वो कॉम्पिटेंसी ना हो, कैपेबिलिटी ना हो, या उसका रुझान ना हो, या देखिए बच्चे तो बहुत होते हैं, नवाज शरीफ का बहुत बच्चे बाकी भी हैं, उनके बेटे हैं, बेटी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी में इसकी कैपेबिलिटी है तो उस पर कोई बात तो नहीं कि फलां का बेटा है। आप हिंदुस्तान में देखें, आप बरतानिया में देखें, आप अमेरिका में देखें, आप मलेशिया में देख लें। ठीक है, यानी ये वही बात है, जो प्रोफेशन में डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, लॉयर का बच्चा लॉयर बनना चाहता है। आप मैनी कंट्री डेमोक्रेसी है और वहाँ पे इस तरह के सिलसिले नहीं होते। तो ये कहना अजीब सी बात करते हैं। अब उसके बच्चे अगर नहीं है, इमरान खान के 2 बेटे हैं, और ये चीजें ना कहें कि जी जिसकी महरूमियत है या जिसका नहीं है, इसकी बहन नहीं है, इसकी करंट पर्सन बनी हुई थी वो हलीमा खान। तो ये ना बात किया करें कि कौन है कौन नहीं है, किस तरह चल रहा है किस तरह नहीं चल रहा। बट चलें, एक स्पेसिफिक जमात की बात नहीं करते या एक खानदान की बात नहीं करते, ठीक है, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, और ये बार बार मैं ये प्रोग्राम में भी कई दफ़ा जिक्र कर चुकी हूँ कि हमारे सियासतदानों ने ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना, इसको बड़ा गंदा कर दिया है। वो इस तरीके से कि अब आपको अदालतों से, जजेस साहिबान से भी सुनना पड़ता है कि आप हर मामला जो है वो अदालत में लेके आ जाते हैं, आप लोग आपस में किसी चीज़ पर बैठ नहीं सकते हैं, पार्लियामेंट की कोई तौकीर है नहीं। वो उन्होंने कहा कि जी आप लोगों ने जो है वो दानिस्ता तौर पे पार्लियामान को गैर मुकम्मल रखा हुआ है। अब खान साहब जो मामला लेकर गए हैं नैब अमेंडमेंट्स का, उसकी समाअत के दौरान ये सारे रिमार्क, सारी ऑब्जर्वेशन सुनने को मिली। नहीं देखिए, जज साहबान जो है वो अपने, ठीक है, उनका एक अपने वे होगा, लेकिन हम कहें कि फलां की कोड मुकम्मल नहीं है, वहाँ पे 17 जज चाहिए, 15 पे काम कर रहे हैं, 14 पे काम कर रहे हैं, तो किसने कहा है इनको कि बाकी को ना लेके आए? किसने, कौन सोचता कि ये आ जाएगा वहाँ पे तो इसको अभी नहीं इधर हमने सुप्रीम कोर्ट में आना देना। तो ये बातें छोड़े हैं, जो अदारों में किस तरह होता है, फौजियों के बेटे फौजी होते हैं, डॉक्टर के बेटे डॉक्टर होते हैं, कारोबारी के बेटे कारोबारी होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ किस्म की बातें करना मुनासिब नहीं है किसी। हाँ, पार्लियामेंट को मैं समझता हूँ तौकीर किया है, बेवकार किया है, तो इमरान खान के आया है 4 साल हुकूमत में सारा कुछ हुआ है। पहले तो इस तरह नहीं था, ये पहले भी इन्होंने इस्तीफे दे दिए। आपको पता, जब 34 थे या 33 थे ये लोग, और फिर इस्तीफे जब वापस हुए तो फिर आगे सारी तनख्वाहें ले ली। अभी जो 10 मिनट में 37 कानून किसने पास किए थे? ये बिल्कुल वो आप बिल्कुल वो बुलडोज ही सारा कर दिया पूरा प्रोसेस। ठीक है, जो मेरी बात सुने, जो कासिम सूरी का रवैया था आदमी एतमाद पे, जिस तरह उन्होंने लोगों ने किया है, इनकी क्या इनकी ये बात करते हैं, तो वहां पे जिस तरह इन्होंने पार्लियामेंट की धज्जियां बखेर दी, इनकी धज्जियां बखेर दी, जिसमें दिमाग एक
मुरवजा एक तरीका है वो भी इन्होंने उड़ा के रख दिया। पार्लियामेंट असेंबली पार्लियामान में ऑब्वियसली हम यही देखते हैं कि ज्यादातर जो भी जमात इक्तदार में होती है उसके लिए एक तरीका है कि अपनी मर्जी की कानून साजियां जो हैं, भले ऑपोजिशन वॉकआउट करती रहे कोई फर्क ही नहीं है, बल्कि खुश होते हैं कि जी ठीक है कोई कानूनी बिल पास होने में, किसी भी कानून के बनने में कोई रुकावट ही नहीं होगी। जी मेरी बात सुन ले, आज सारी दुनिया कह रही है, साजिया बात सुने, सारी दुनिया की अपनी पार्टी जजेस कह रही है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे कहते हैं किसने कहा था आप वहां से छोड़े, जी जी बिल्कुल निकले असेंबली से। अगर ये असेंबली में रहते तो आज हमें ये टफ टाइम दे रहे होते, हम मुश्किल में होते। बिल्कुल सही शाह फरमान साहब, ये बात तो हुई मैंने ये पहले भी जिक्र किया था, ये जजेस जो बात कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कोई हकीकत है जब वो खान साहब को मुखातिब करके ये कहते हैं कि भाई आप लोग हर मामला यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, आप लोग आपस में कोई बैठते नहीं हैं, पार्लियामान की कोई तौकीर आप लोगों के नजदीक है नहीं। जब सारे सियासी मामला सियासतदान अदालतों की तरफ लेके भागेंगे तो फिर ये सब तो सुनने को मिलेगा। इस्तीफे अगर कबूल करते हैं तो अदालत में चले जाते हैं। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि शाह फरमान साहब ये जवाब दे दीजिए इस चीज का पहले। बिल्कुल ऑब्वियसली आपके इस्तीफे मंजूर नहीं होते तो आप अदालत में जाके कहते हैं मंजूर कर लो, फिर मंजूर हो जाते हैं तो अदालत में जाके कहते हैं कि मंजूर क्यों कर लिए। अब जब हम कहते हैं कि आप मंजूर कर लें तो ये मंजूर नहीं करते, जब हम ये कहते हैं कि आप मंजूर कर लें तो ये मंजूर नहीं करते, जब हम कहते हैं मंजूर ना करें तो ये मंजूर कर जाते हैं। बात ये है कि सबसे पहले तो इन्हें मौलवी वो तो फिर आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट से ही करेंगे। अच्छा तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो मरियम नवाज जिसके बारे में PMLN की सारी सीनियर लीडरशिप PMLN की सारी सीनियर लीडरशिप नाला है, सो मच सो कि सफदर भी नाला है। अब हम इसका क्या करें, लेकिन मैं सिर्फ पॉलिटिकल ये सवाल पूछता हूँ कि ना वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करती हैं, ना वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करती हैं। वो इसकी स्टेटमेंट आपने देखी है ना, वो स्टेटमेंट आपने सुने। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो पॉलिटिक्स करना चाहते करीब में उनको मरियम साहबा वज़ीर आज़म बनती नजर नहीं आ रही। अच्छा मुझे इस तरह ये बताएं कि अगर उन्हें पॉलिटिक्स करनी है तो PMLN का वो चेयरपर्सन बनना चाहती तो इकोनॉमी के ऊपर अपना कंसेप्ट क्लियर करें, वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अपना कंसेप्ट क्लियर करें, वो मुल्क के पॉलिटिकल सिचुएशन और फेडरेशन के अंदर जो इश्यूज हैं वो एथिक लिंग्विस्टिक कल्चरल सेक्टेरियन लाइंस के ऊपर अपना क्लियर कर दे। अब दुश्मन जो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं उसके ऊपर अपना कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफिकली हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, और बीइंग अ मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट हमें क्या चैलेंजेस हैं। वो बेचारी इससे खाली है, वो एक तो बाहर जाती है, सर्जरियां करती है और वापस आती है तो इमरान खान को गालियां देती है। अब ये कहाँ की पॉलिटिक्स है कि अगर आप ये समझती हैं कि आपने पॉलिटिक्स करनी है, आप बेशक अगर आपका मूड है तो आप उनको गालियां भी दे, वो होनी नहीं चाहिए अगर आप देना चाहती है। लेकिन सबसे पहले उनको पता होना चाहिए कि एक बड़ी पार्टी की चेयरपर्सन या लीडर होने के नाते उसकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सादिया कभी आपने उसकी बात सुनी हो, इकोनॉमी के ऊपर कोई बात सुनी हो, मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट की हैसियत से कंसर्न उन्हें जाहिर किया हो, मुल्क के अंदर एथनिक लिंग्विस्टिक कल्चर सेक्टेरियन डिवीजन के ऊपर उसने बात की हो, जवाब देना चाहेंगे उसने टू नेशन थ्योरी के ऊपर बात की हो। नहीं मेरी बात सुने जी 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 बात सुनी, हम उसकी क्या बात सुने जिसका बंदे को अब मैं क्या कहूँ, जिसका बैलेंस मेंटल बैलेंस ठीक ना हो, होंगी मारता हो, जो जिसको पता नहीं है, जिसने क्या बात कर दिया फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमी ये है कि इसने हमें डिफॉल्ट के करीब ले गया और जो इकोनॉमी तबाह कर दी, जिसने अदारे हमारे कमजोर कर दिए, जिसने पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दिया, बेवकार कर दिया। तो मैं सारी चीजें आपके सामने है, तो क्या बात आप सब चलें। राना तनवीर हुसैन साहब, शाह फरमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट नाइट इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।